नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BSTC के मिशन बैच में। मैं नवीन हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अभी जो वीडियो हमने देखा था इसके अंदर राजस्थान जीके का BSTC के अंदर जो सिलेबस था, जो टॉपिक्स थे, उनका हमने पूरा एनालिसिस किया था। हमने पहले सिलेबस देखा, उसके बाद क्वेश्चंस के पैटर्न को देखा, क्वेश्चंस के नंबर्स को देखा, क्वेश्चन का एनालिसिस किया। इसके बाद हमने देखा था कि हमारी कट ऑफ कितनी जाती है पूरे पेपर के लिए। फिर हमने अपना सक्सेस फॉर्मूला डिस्कस किया था 4S। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा और आप सबने उसको अब अप्लाई करना भी शुरू कर देंगे। दोस्तों, अब हमने जैसे बात की थी कि हम सबसे पहले राजस्थान जीके में पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास पूरा करने के बाद में हम करेंगे राजस्थान का भूगोल। भूगोल करने के बाद हम आएंगे राजस्थान की कला और संस्कृति। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि ये तीन जो टॉपिक है, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी यही है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये तीनों टॉपिक जो है पूरा अच्छी प्रकार समझना है और इनसे सारे सवाल हमें एकदम सही हल करने हैं। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला और संस्कृति। ठीक है दोस्तों, अब हमने जैसे बात की थी कि हम सबसे पहले हमारा आधार बनाएंगे। तो आधार जो बनता है वो आज से पहले क्या क्या घटनाएं हुई थी उनको जानने से बनेगा। हम लोगों को ये समझ में आएगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसमें क्या क्या हुआ था। तो इन सब की जानकारी जो हमें मिलती है इतिहास से, या फिर ऐसा कह सकते हैं बीते समय की वो जो घटनाएं हुई उनमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब हम जानते हैं इतिहास में। अब राजस्थान का जो इतिहास है इसके तीन भाग हैं। इसके तीन भाग हैं, जैसे हमने पहले भी बात की थी, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब जैसे हमने पहले बात किया था कि प्राचीन काल के अंदर हमारी क्या थी, प्राचीन सभ्यता है। मध्यकाल में हमने देखा था कि राजपूतों की उत्पत्ति, उसके बाद राजपूतों के द्वारा स्थापित किए गए राजवंश। ठीक है, इसके बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल में सबसे सिंपल ये चीज़ था कि जब से अंग्रेज आना शुरू हुए राजस्थान में, तब से हम मान लेते हैं कौन सा, आधुनिक काल। तो यह मोटे मोटे तौर पे राजस्थान के इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं। भारत का इतिहास भी हम ऐसे ही तीन भागों में बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, तो राजस्थान के इतिहास को हम पढ़ेंगे भी इसी प्रकार। पहले पढ़ेंगे प्राचीन काल, प्राचीन काल में जो है वो सारे टॉपिक कवर करेंगे। फिर आएंगे मध्यकाल पे, मध्यकाल में राजपूतों की उत्पत्ति और ये सभी राजवंश। उसके बाद आधुनिक काल, आधुनिक काल में अंग्रेजों के आने के बाद में राजस्थान में जो कुछ भी हुआ वो सब। तो दोस्तों, अब आपने ये जान लिया है कि राजस्थान का इतिहास तीन भागों में बांट रहे हैं। अब हम एक एक को थोड़ा समझते हुए चलते हैं, ताकि आगे हमको किस तरीके से पढ़ना है, आगे कैसे चीज़ें हमें करनी है, ये हमारे दिमाग में क्या है स्पष्ट करेगा। और जैसा कि मैंने 4S मंत्र बताया था, पहला S क्या था, सोचना। तो अभी जो हम काम कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास में, वो क्या काम कर रहे हैं, सोचने वाला। ठीक है, सोचना। उसके बाद हम इस चीज़ों को समझेंगे और फिर आपका काम शुरू होगा शिद्दत से मेहनत। ठीक है, तो पहला S हो जाएगा सोचना, दूसरा S आ जाएगा समझना, जो हम मिलके करेंगे। इसके बाद तीसरा S शिद्दत। शिद्दत से आप लोगों को मेहनत करनी है, सारी चीज़ अच्छे से पढ़नी है, समझनी है, याद करनी है, वापस लिखनी है और परीक्षा में जो आए सवाल है उनको भी अच्छे से करना है। इन तीन S से मिलके हमारा क्या हो जाएगा, चौथा S, जो क्या था, श्योर शॉर्ट सफलता या श्योर शॉर्ट सक्सेस। ठीक है, तो अब थोड़ा सा जानते हैं अपन राजस्थान के प्राचीन काल के बारे में। राजस्थान के प्राचीन काल में मुख्यतः हमें जो पढ़नी है वो प्राचीन सभ्यताएं पढ़नी है। सभ्यता जो होती है एक ऐसा स्थल होता है जहाँ एक विशेष प्रकार की जीवन शैली पनपी होती है, या एक प्रकार के जीवन का निर्माण कर लिया गया होता है, जीवन की एक व्यवस्था बना ली गई होती। तो अब इसमें जो आएगी अपने कालीबंगा की सभ्यता। कालीबंगा की सभ्यता के बाद आएगा आहड़ की सभ्यता,
आहड़ के बाद आएगा गणेश्वर की सभ्यता, गणेश्वर के बाद में बैराट। तो राजस्थान में जो सबसे प्रमुख सभ्यताएं पाई गई है, यह जो है यह पाई गई है, यह 4 है। अब यह पाई गई इससे कैसे गई थी, यह इनको पुरातात्विक स्थल भी कहते हैं, जिन क्षेत्रों का उत्खनन हुआ या खुदाई हुई। तो खुदाई हुई तो हमें क्या है कि कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई, जैसे बर्तन हैं, जैसे औजार है, जैसे पत्थर है, जैसे इनके गहने हैं। तो कुछ ऐसी वस्तुएं हमें इनसे इन जगहों से प्राप्त होती है, जिन्हें अपन पुरातात्विक वस्तुएं कहते हैं। अब इनमें जो महत्वपूर्ण है वो कौन सी है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट। अब सबसे पहले देखते हैं थोड़ा बहुत कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा का नाम आपने सबने सुना होगा, यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह स्थान घग्गर नदी के किनारे पाया गया था। इसका जो उत्खनन किया था, इसका उत्खनन 1952 में शुरू हुआ था अमलानंद घोष द्वारा। इसके बारे में और हम अध्ययन करेंगे तो इसको पूरे विस्तार से हम लेंगे। इसके बाद आहड़। आहड़ जो है यह उदयपुर जिले में स्थित है और बेड़च नदी के किनारे। बेड़च नदी का एक और नाम है आहड़, आहड़ नदी का भी नाम है, ठीक है। अब यह उदयपुर में स्थित है। इसे ताम्र नगरी भी बोला जाता था। प्राचीन समय में यहाँ पर तांबे की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती थी। तो तांबे से बनी हुई वस्तुएं सबसे ज़्यादा कहाँ से मिली है, आहड़ से। इसका एक नाम और है ताम्र नगरी, ठीक है। इसके बाद आती है अपनी गणेश्वर। अब गणेश्वर जो है ये शेखावटी क्षेत्र में स्थित है, कांतली नदी के किनारे, या कह सकते हैं कांतली नदी के उद्गम स्थल पर ही यह गणेश्वर स्थल स्थित है। और यह मुख्यतः सीकर में, मुख्य रूप से सीकर जिले में स्थित है। इसके बाद आती है बैराट। बैराट जो है यह जयपुर जिले में स्थित है और यह बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। तो सभ्यताएं जो है, सभ्यताएं मुख्य रूप से किसी न किसी नदी के किनारे ही स्थित होती है। क्यों, जब प्राचीन काल में मानव ने जीवन की जो शुरुआत की थी वो सबसे पहले नदी के किनारे से ही की थी। इंसान जब से बस्तियां बनाने लगा, पहले इंसान क्या घुमंतु प्रकार की जिंदगी जीता था। जंगल में एक जंगल से दूसरे जंगल, दूसरे से तीसरे जंगल, ऐसे घूमता रहता था, शिकार करता था और अपना पेट भरता था। धीरे 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 उसने क्या है कि प्रौद्योगिकी का विकास किया, नई नई चीज़ें बनाने लगा, अपना दिमाग का और इस्तेमाल करने लगा, चीज़ों को विकसित करने लगा। तो धीरे 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 उसने क्या है कि बस्तियाँ बनाना शुरू कर दिया, मतलब एक जगह टिक के रहने लगा। और जब टिक के रहने लगा तो उसके बाद धीरे 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 खेती भी शुरू हुई। तब खेती जो शुरू हुई थी यह सबसे पहले नदी के किनारे ही शुरू हुई थी। होता क्या था कि खेती के अंदर हम सभी जानते हैं कि पानी की आवश्यकता होती है। अब पानी जो हमें सबसे आसानी से मिल जाता है वो नदी के किनारे से मिल जाता है। तो इसीलिए ये जितनी भी सभ्यता स्थल है ये किसी न किसी नदी के किनारे हैं। जैसे कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे, आहड़ जो है आहड़ी है या बेड़च नदी के किनारे, गणेश्वर जो है वो कांतली नदी के किनारे और बैराट जो है वो बाणगंगा के किनारे। तो ये ध्यान भी रखना है हमें, क्योंकि परीक्षा में कभी ये पूछ भी लिया जाता है कौन सी नदी के किनारे कौन सा पुरातात्विक स्थल पाया जाता है, कि कौन सी प्राचीन सभ्यता किस नदी के किनारे पाई जाती है, किस जिले में पाई जाती है। यह भी इस तरह का जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो हम करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या, ठीक है। प्राचीन काल के अंदर प्राचीन सभ्यताएं और ये मुख्य 4। अब इसके बाद जो प्राचीन सभ्यताओं के बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल को वैसे भी हम समझ सकते हैं एक बहुत पहले का काल और एक आज का काल, इन दोनों के बीच का जो काल है वो होगा मध्यकाल। अब मध्यकाल में मुख्य रूप से जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी, ये राजपूत जो थे इन सब लोगों राजपूतों ने राजस्थान के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजवंश को स्थापित किया और शासन किया था। तो इनमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई कैसे। कुछ कहते हैं कि यह सूर्यवंशी है, इनका जो उत्पत्ति हुई वो सूर्य से हुई। कुछ कहते हैं ये चंद्रवंशी है, इनकी उत्पत्ति चांद से हुई है। कुछ कहते हैं कि यह विदेशों से आई कुछ विदेशी जातियां थी जो यहाँ आके राजपूत बन गए। तो हम ये देखेंगे कि इनकी वास्तव में उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इसके बाद राजस्थान में मुख्य राजवंश कौन से रहे, जिन्होंने यही राजपूत
की जातियाँ जिन्होंने क्या है कि अपने अपने क्षेत्रों में, राजस्थान में अगर देखा जाए तो उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिशाओं में अलग अलग क्षेत्र है। तो कहीं ढूंढाड़ है, कहीं मेवाड़ है, कहीं मारवाड़ है, कहीं जांगल प्रदेश है, कहीं वागड़ है, कहीं हाड़ौती है। तो इन सभी अलग अलग जगहों पे अलग अलग राजपूत जातियों ने अपने शासन स्थापित किए। तो उन वंशों के नाम भी क्या है, अलग अलग पड़े। तो राजस्थान में जो मुख्य राजवंश थे वो ये सभी है। तो इनमें सबसे पहले जो जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं वो है गुज्जर प्रतिहार राजवंश। इसके बाद चौहान राजवंश। राजस्थान में सबसे पहले जो राजवंश स्थापित किया था वो चौहानों ने किया था, जो सांबर नदी के सांबर झील के किनारे स्थापित किया था। इसके बाद आते हैं जो राजस्थान का सबसे प्रमुख और सबसे गौरवशाली राजवंश रहा है वो गुहिल राजवंश या सिसोदिया राजवंश। ये इन्हीं का नाम एक ही राजवंश है। इसका पहले जो नाम था, जो स्थापना के बाद में नाम था गुहिल राजवंश, जो 14वीं शताब्दी में आके क्या बन गया था, सिसोदिया राजवंश। इसके बाद आएंगे राठौड़। अब गुहिलों ने मुख्य रूप से कहाँ शासन किया था, मेवाड़ में। तो मेवाड़ में चित्तौड़ है, उदयपुर है, भीलवाड़ा है, इन क्षेत्रों पे जिन्होंने शासन किया था वो थे गुहिल या सिसोदिया। इसके बाद आते हैं अपने राठौड़ जो थे मुख्य रूप से मारवाड़ क्षेत्र के अंदर, चाहे जोधपुर ले लो, पाली ले लो, बीकानेर ले लो, इन क्षेत्रों में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था। इसके बाद कच्छावा राजवंश मुख्य रूप से ढूंढाड़ क्षेत्र या कह सकते हैं जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, दौसा, इन क्षेत्रों में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था। इसके बाद अपने जो आते हैं, अब यह मुख्य राजवंश जो है वो यही है, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गुहिल, सिसोदिया, राठौड़, कच्छावा। इनके बाद कुछ और हैं जो कभी कभार क्या है पूछ भी लिए जाते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन हमें इनकी थोड़ी सी जानकारी लेनी है। जैसे परमार राजवंश है, जाट राजवंश है, यादव राजवंश है। परमारों ने आबू के आसपास के क्षेत्र पे शासन किया था, जाटों ने भरतपुर, यादवों ने भी भरतपुर, ये जैसलमेर, इन क्षेत्रों में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था। तो दोस्तों मध्यकाल के अंदर हमें जो अध्ययन करना है वो चीज़ें क्या है, राजपूतों की उत्पत्ति और मुख्य राजवंश। तो अब यहाँ जो है सबसे महत्वपूर्ण अपना क्या आएगा, गोहिल राजवंश, राठौड़ राजवंश और कच्छावा राजवंश। क्योंकि अपने जो सवाल मुख्य रूप से पूछे जाते हैं वो इन्हीं तीनों से पूछे जाते हैं, जिनको हमें अच्छे से अच्छी प्रकार से करना है। अब मध्यकाल के बाद में आएगा अपना आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंदर मुख्य रूप से हमने जैसे पहले भी बात की थी कि आधुनिक काल के अंदर वो काल हम मानते हैं जब से क्या है कि अंग्रेज राजस्थान में अपना पैर रखना शुरू कर देते हैं। तो यह जो शुरुआत हुई थी ये मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। हम जब आधुनिक काल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने क्या है कि राजस्थान के अंदर जो पैर रखा था वो सहायक संधि के साथ रखा था। एक यहाँ के रजवाड़ों के साथ या यहाँ के राजवंशों के साथ उन्होंने एक संधि की थी जिसे हम कहते हैं सहायक संधि। तो उसके द्वारा क्या है धीरे धीरे इन्होंने क्या है कि राजस्थान में अंग्रेजों ने या ब्रिटिश ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। धीरे धीरे पूरे राजस्थान को क्या है इन्होंने अपने अधीन कर लिया था। तो इन अंग्रेजों के आधिपत्य को देखेंगे और कौन कौन सी इन्होंने संधियां स्थापित की, किस किस क्षेत्रों में इन्होंने कैसे संधियां स्थापित की थी, क्या क्या इन्होंने काम किया था। अब अंग्रेजों का जो शासन स्थापित हुआ उसके अंदर क्या हुआ कि राजस्थान के अंदर शोषण जो था वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया। आमजन क्या है बुरी तरीके से त्रस्त हुआ। अब अंग्रेजों ने क्या किया था कि इतने ज़्यादा करों का बोझ सब लोगों पे लाद दिया था कि आम जन के अंदर एक विशेष प्रकार का रोष पनपने लग गया था अंग्रेजों के प्रति, उनके शोषण के प्रति। हम सब ये देखेंगे कि ऐसे क्या कारण रहे थे कि जो
ब्रिटिश आधिपत्य था उसका लोग विरोध करने लगे। तो फिर इसके बाद में इसी का परिणाम, इस रोष का, आम जन के अंदर जो रोष पैदा हुआ, आम जन जो विरोध करने लगे अंग्रेजों का, उसी की वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। तो 1857 राजस्थान में कहाँ हुई थी, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कौन कौन सी जगहों पे क्रांति हुई थी, क्या क्या घटनाएं हुई थी, कौन कौन उनके नेता थे और इन्होंने किया क्या था, ये सब हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति में। इसके बाद आते हैं किसान आंदोलन। अब किसानों ने जो आंदोलन किए थे वो सामंतों के विरुद्ध किए थे और इनके शासकों के विरुद्ध किए थे। इन पर मुख्य रूप से जो लाग बाग या जो कर होते थे ये बहुत अधिक मात्रा में, या इनकी दर जो होती थी बहुत अधिक होती थी। तो इनके विरोध में इन्होंने क्या है कि अलग अलग जगहों पे आंदोलन किए थे। जो मुख्य आंदोलन थे वो बिजोलिया किसान आंदोलन है, बेगू किसान आंदोलन है, सीकर किसान आंदोलन है यह। इसके बाद जनजातीय आंदोलन। अब जनजातियां जो थी, अब जनजातियां जो थी ये मुख्य रूप से जंगलों में रहते थे। अब जब अंग्रेज आए तो उन्हें क्या है कि जंगल के संसाधनों की आवश्यकता होती थी। जैसे जंगल है, जंगल से लकड़ी चाहिए। अब लकड़ी जब चाहिए तो लकड़ी पर अधिकार पहले किसका रहता था, जनजातियों का, क्योंकि वो जंगल में रहते थे। तो अब अंग्रेज उनको लकड़ी चाहिए तो यह क्या होगा कि जनजातियों को वहाँ से हटाएंगे। अब वहाँ हटाएंगे तो जनजाति जो है, जो वर्षों से एक स्थान पर रहते हुए आ रहे थे, अब उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तो उनको अधिकार से वंचित करेंगे तो उनमें रोष पैदा होगा, तो वो भी क्या है, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन शुरू करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे राजस्थान में मुख्यतः भील आंदोलन है, मीणा आंदोलन है, यह सब इन्होंने कब कब आंदोलन किए थे, कैसे कैसे किए थे वो सब। इसके बाद प्रजामंडल आंदोलन। अब हो क्या रहा था कि अंग्रेजों ने जो शासन स्थापित किया था उसमें अब आ रहा था लोकतंत्र धीरे धीरे। तो सभी रजवाड़ों के अंदर जो आम जन थे उन्होंने भी क्या है कि अपने यहाँ पर लोकतंत्र को स्थापित करने की मांग क्या है उठाना शुरू किया था। तो ये प्रजामंडल आंदोलन मतलब प्रजातंत्र या लोकतंत्र, मतलब राजाओं का शासन खत्म करके लोगों का शासन जो है वो स्थापित करना था। तो यह सब अपन किस में पढ़ने वाले हैं, प्रजामंडल आंदोलन में। इसके बाद आएगा राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण, आज़ादी तक राजस्थान पूरा 19 भागों में या 19 रजवाड़ों में बटा हुआ था। फिर क्या हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की नेतृत्व में पूरे रजवाड़ों को मिला के एक राजस्थान, एक राज्य का निर्माण किया गया था। तो वो राजस्थान का एकीकरण वो 7 चरणों में हुआ था। हम 7 चरण देखेंगे। अब यह तो है पूरा राजस्थान का इतिहास जो हमें पढ़ना है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमें कौन सा है, आधुनिक काल का। सबसे अधिक जो सवाल आते हैं वो कहाँ से आते हैं, आधुनिक काल से। इसमें हमें ये देखना है 1857 की क्रांति है, ये आंदोलन है और एकीकरण। तो ये सबसे ज़रूरी टॉपिक्स है जो बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ने। इसके बाद में गुहिल या सिसोदिया राजवंश, राठौड़ राजवंश और कच्छावा राजवंश, इनसे सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम दोस्तों अब शुरू करेंगे राजस्थान का इतिहास के टॉपिक वाइज क्या क्या है वो शुरू करेंगे। सबसे पहले करेंगे प्राचीन काल से, प्राचीन सभ्यताओं से शुरुआत। अभी हमने देखा था कि राजस्थान के इतिहास का सिलेबस क्या है, हम लोग किस तरीके से टॉपिक्स करेंगे, कवर करेंगे, क्या क्या कवर करेंगे वो हम देख चुके हैं। अब शुरू करते हैं राजस्थान का इतिहास। अब इतिहास शुरू करने से पहले एक बात जानना जरूरी है कि इतिहास होता क्या है, वास्तव में इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास की परिभाषा क्या होती है। ये जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वास्तव में उसका मतलब क्या है, उसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इतिहास शब्द का अर्थ। इतिहास जो शब्द है यह बना है इति प्लस ह प्लस आस से। इति प्लस ह प्लस आस, इसका अर्थ है ऐसा ही था। अगर देखा जाए तो इतिहास वास्तव में क्या है, आज से पहले जो भी घटनाएं घटित हुई है उनका हम अध्ययन कर रहे हैं कि आज से पहले जो कुछ भी बीते हुए कल में हुआ है वो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इन सब घटनाओं का अध्ययन है। अगर मैं परिभाषा देखूं तो इतिहास का वास्तव में
मतलब ये होगा कि बीते हुए कल की घटनाओं का क्रमबद्ध, बीते हुए कल की घटनाओं का क्रमबद्ध और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर वर्णन, ये इतिहास कहलाता। तो अब बीते हुए कल की घटनाएं जो होती है वो इंसान दो तरीके से जानता है, ठीक है। एक पहला वो जो जनश्रुतियों के रूप में हमें पता चलता है या कहानियों के रूप में हमें पता चलता है, और दूसरा इतिहास जो पुस्तकों से मिलता है, जो इतिहासकार हमें बताते हैं। तो पहला जो तरीका है, जो जनश्रुतियाँ होती है, कहानियाँ होती है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो क्या हो सकता है? हमारी दादी नानी जो हमें बचपन में, जब हम छोटे थे, नन्हे मुन्ने थे, जो हमें कहानियाँ सुनाती, जैसे तुम्हारे दादाजी ने एक बार एक शेर से लड़ाई की जम के और उसे बुरी तरीके से हरा के भगा दिया। अब बचपन में हम जब छोटे थे तो ऐसी कहानियाँ सुन के हमें बड़ा मज़ा आता था, और दादी भी बड़ी शौक से चीज़ें को रोचक कर करके बताती थी कि दादा ने ऐसे लड़ा, ऐसे शेर ने फिर वार किया, ऐसे शेर ऊपर से आया, दादा ने पकड़ के पछाड़ दिया। तो ये जो कहानियाँ होती है ये सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ होती है। अब ठीक है, जब हम छोटे थे तो बड़ा आसानी से दादी की इन कहानियों पे विश्वास कर लेते थे, लेकिन जैसे थोड़े से हम बड़े हुए तो फिर हम ये कहानी सुनते हैं तो हमारे मन में एक सवाल आता है, क्या वास्तव में ऐसा हुआ होगा कि दादा शेर से लड़ लिए होंगे? एक इंसान, आम इंसान का वजन होता है 75 से 80 किलो, एक शेर होता है कम से कम 240 से 280 किलो का। तो हम ये अगर ये सोचें कि कैसे एक इंसान एक शेर से लड़े और शेर को हरा दे, तो थोड़ा हमें क्या है कि पचता नहीं है। तो हम दादी से जाके पूछते हैं, दादी तुमने कभी हमको ये बताया था कि हमारे दादा ने शेर को हराया था? तो हम पूछते हैं दादी से, दादी क्या आपने उसको देखा था? दादी ये लड़ाई जब हुई थी क्या आप थे वहाँ पे? दादी बोले मैं कहाँ से होंगी, हैं भाई, दादा तो जंगल में लड़े थे, मैं तो घर पे थी। फिर हम पूछते हैं दादी से, दादी क्या ऐसे कोई फ़ोटो वोटो है जो हम देख के ये पता लगाएं कि दादा ने सच में शेर से लड़े और शेर को हराया? तो दादी बोलती है नहीं, फ़ोटो तो नहीं है। फिर हमारे मन में एक और सवाल आता है, क्या दादी कोई वीडियो है जो दादा और शेर की लड़ाई को दिखाता? तो दादी अब चिढ़ जाती है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, वीडियो कहाँ से आएगा? तो फिर हमारे मन में एक सवाल आता है, ये दादी ने बस हमारे मन बहलाने के लिए, हमारे मनोरंजन के लिए एक कहानी, एक किस्सा गढ़ा था, ठीक है। तो ऐसी जो चीज़ें होती है वो होती है जनश्रुतियाँ। अब इतिहास में भी है कुछ राजा जिनका ऐसा ही वर्णन होता है, जैसे यह राजा 30 हाथियों की शक्ति वाले, वीरों के वीर, महावीर, शूरवीर, जो एक हाथ में एक शेर, दूसरे हाथ में एक चीता, उन दोनों को एक साथ गिरा देते हैं, एक साथ हरा देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे राजा होते हैं जिनके साथ में ऐसे बड़ी बातें लिखी होती है, मोटे बखान लिखे होते हैं। तो हम ऐसी बातों के सामने आते हैं, तो यह मुख्य रूप से जनश्रुतियाँ हैं या आम कहानियाँ हैं। क्या है ये? कहानियाँ, जो क्या है, सच नहीं है, जो हमारे मनोरंजन के लिए हमको सुनाई जाती है। इतिहास जो है इनसे अलग होता है। इतिहास वास्तव में क्या होता है? क्रमबद्ध और प्रामाणिक। प्रामाणिक मतलब इतिहास में हम वही बातें देखेंगे जिसका हमारे पास प्रमाण उपलब्ध है। अब जैसे अभी मैंने बताया, एक राजा है जो 30 हाथियों की शक्ति वाला, एक हाथ से शेर उठा रहा है, दूसरा हाथ से चीता उठा रहा है, दोनों को उठा के पटक रहा है। अगर सामान्य इंसान के रूप में मैं ये चीज़ सोचूं तो ये संभव नहीं लगती। शेर 250 किलो का, चीता 350 किलो का, मैं 50 किलो का। अब मेरे को तो मतलब हंसी आ जाती है कि मैं कैसे ऐसे भारी को उठा सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, जो भी बात हम पढ़ते हैं उसका प्रमाण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसका प्रमाण। जैसे अब हम छोटा सा इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे हम लोगों के सामने आता है जो मेवाड़ राजवंश है या गुहिल राजवंश है, उसकी स्थापना की थी गुहादित्य ने। किन्होंने की थी? गुहिल राजवंश की स्थापना की थी गुहादित्य ने। तो इसका उल्लेख हमें मिलता है एक अभिलेख से, जो कुंभलगढ़ का अभिलेख है।
जो कुंभलगढ़ किले के पास एक मंदिर है उसमें स्थित है। ऐसे के ऐसा एक और है राज प्रशस्ति नाम से अभिलेख, जो भी हमें क्या है कि मेवाड़ राजवंश के राजाओं के बारे में बताता है। उसमें भी यह बताया गया है कि कैसे गुहिल राजवंश की स्थापना हुई थी। तो ये हमारे पास क्या है, प्रमाण है। क्या है, प्रमाण। मतलब हम ये चीज देख सकते हैं कि ये सत्यता है कि नहीं है। अब दो जगह एक ही बात हमको लिखी मिली तो हम क्या कह सकते हैं कि ये प्रमाणिक है। गुहिल राजवंश की स्थापना किसने की थी, गुहादित्य ने 6ठी शताब्दी में। तो हम जिन बातों को प्रमाणित कर सकते हैं उसको हम किस में लेते हैं, इतिहास में। तो इतिहास क्या हो जाएगा, बीते समय की वो घटनाएं जो क्रमबद्ध तरीके से प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर अध्ययन की जाती, वो कहलाती है इतिहास। अब जनश्रुतियां जो होती है इनको कभी इतिहास नहीं मानना। हम अभी आएंगे आगे बहुत सारी कहानियां। अब इसका एक और बढ़िया सा उदाहरण है रानी पद्मिनी की कहानी। ये इतिहास का सबसे बड़ा विषय, सबसे बड़ा टॉपिक है जिस पे आज भी क्या है, मतभेद है कि वास्तव में ये कहानी है कि सच है, ये हकीकत है या फसाना है। ठीक है, तो यह मुश्किल हो जाता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर अध्ययन करते हैं। अब जो राजस्थान का इतिहास है, यह जो है सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर इनका अध्ययन करने वाले थे कर्नल जेम्स टोड। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि राजस्थान के इतिहास के जनक राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने सबसे पहले राजस्थान को वैज्ञानिक आधार, राजस्थान के इतिहास को वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन किया था। ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे अब आगे। अब हम आते हैं राजस्थान के इतिहास के स्रोतों के बारे में, कि इतिहास के जो स्रोत हैं जिनके आधार पर इतिहास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अध्ययन जो करेंगे, जिनके प्रमाण हमारे पर उपस्थित है, जो है जिनके आधार पर हम कल्पना करेंगे कि बीते समय में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई होगी, तो वो है जो इतिहास के स्रोत है। इतिहास के स्रोत, तो मुख्यतः इतिहास के स्रोतों को दो भागों में बांटा जाता है। एक होंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या हो जाएगा, वो स्रोत जो हमें खुदाई से मिले हैं। जैसे कोई अभिलेख मिला है, कोई मृद भांड मिला है, कोई सिक्का मिला है, कोई ताम्रपत्र मिला है, कोई वस्तुएं मिली है जो आभूषण, गहने, मूर्तियां, जो कुछ भी हमें खुदाई से मिला है, जमीन की खुदाई से, जो पुरातात्विक स्थल रहे हैं वहाँ से जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई है, उनके आधार पर जो इतिहास का वर्णन किया जाएगा, कि इतिहास को बनाया जाएगा, वो है अपने पुरातात्विक स्रोत। अब इसका छोटा सा उदाहरण, जैसे हमने देखा है कि कालीबंगा से हमें अग्निकुंड मिला है, कालीबंगा से हमें एक अग्निकुंड मिला। तो अग्निकुंड मिला है, इसका मतलब क्या होगा, वहाँ अग्नि से यज्ञ होता होगा। तो हमने क्या समझा ये कि अग्निकुंड मिलने का मतलब क्या है कि यहाँ अग्नि का इस्तेमाल हुआ। अब अग्नि का अग्निकुंड क्यों इस्तेमाल होता है, हम यज्ञ करने के लिए। तो हमें उस समय के लोगों की आस्था पता चली कि भाई ये यज्ञ में विश्वास करते थे, ये यज्ञ भी करते थे। ठीक है, उस समय हमें एक मूर्ति मिली है, जो मूर्ति में एक नृत्य करती हुई नर्तकी का मूर्ति है। अब नृत्य करती हुई नर्तकी का मूर्ति है, इसका मतलब क्या हुआ कि लोग वहाँ नृत्य कला का आनंद लेते थे। तो उस समय नृत्य कला बहुत प्रचलित थी। तो उस समय की कला क्या थी, तो इस प्रकार जो भी वस्तुएं मिली है, ब्रह्मांड है, सिक्के हैं, शिलालेख है, इनके आधार पे इतिहास में जो स्रोत मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, पुरातात्विक स्रोत। दूसरा जो होगा वो होगा साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत का मतलब जो भी ग्रंथ हमें, जो भी पुस्तकें उस समय लिखी गई है, पहले लिखी गई है, वो हमें क्या बताएगी इतिहास के बारे में। कि भाई जैसे पृथ्वीराज रासो है, तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदई ने लिखी थी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय पे लिखी थी। तो पृथ्वीराज चौहान के राज्य की, उनके शासन के बारे में जो जानकारी है वो हमें इस साहित्य से मिल सकती है।
ऐसे ही शिशुपाल वध जो माघ के द्वारा लिखी गई है 8वीं शताब्दी में, वो ऐसे और भी बहुत है, ढोला मारूरा दूहा, वेली कृष्ण रुक्मणी री, तो जो भी पुस्तकें हैं इतिहास में लिखी गई है उनसे जो भी जानकारी हमें मिलती है वो साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत जो है वो मुख्य रूप से अलग माना जाता है, इसमें कई प्रकार है जो हम जब साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करेंगे तब हम देखेंगे। तो अब जो पुरातात्विक स्रोत है इनमें क्या क्या चीज़ें आती है, इनमें क्या क्या चीज़ें आती है? अभिलेख, अभिलेख बाद में ताम्रपत्र, इसके बाद में अपना आ जाएगा सिक्के या मुद्रा शास्त्र। ठीक है। अब इतिहास में, इतिहास को मुख्य रूप से के काल के हिसाब से खंड किया जाता है, जैसे प्रारंभिक काल का साहित्य, उसके बाद मध्यकाल के साहित्य, आधुनिक काल के साहित्य। तो उनके आधार पर साहित्यों का अलग अलग समय के हिसाब से, भाषा के हिसाब से कि संस्कृत में था, कि पिंगल में था, डिंगल में था, कि धर्म के अनुसार भी हो जाता है कि जैन धर्म से जुड़ा हुआ था, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, ब्राह्मण धर्म से जुड़ा हुआ था। तो वे अलग अलग प्रकार से होते हैं, अलग अलग काल के होते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों का जब हम अध्ययन करेंगे तब हम वो विस्तार से देखेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं अभिलेख। अभिलेख हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण है। अभिलेख होता क्या है, कहाँ कौन कौन से प्रमुख अभिलेख है और ये किस प्रकार से क्या है कि इतिहास के अध्ययन में काम आते हैं, तो इनको देखते हैं। तो अभिलेख जो होते हैं, अभिलेख हमें एक लिखा हुआ संदेश होता है जो हमें किसी भी राजा से जुड़ी हुई जानकारियाँ देता है। अब जो अभिलेख होते हैं इनको इतिहास में सबसे प्रामाणिक और समसामयिक स्रोत माना जाता है। प्रामाणिक मतलब, अब जैसे अभिलेख, पहले ये देखते हैं अभिलेख क्या होता है। या इनको बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस, और इनका अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी, या अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन। अब अभिलेख होता है क्या? अभिलेख क्या होता है? कोई भी धातु या पत्थर की समतल सतह पर लिखा गया संदेश, कोई भी धातु या पत्थर की समतल सतह उस पर लिखा गया संदेश, उस पर उकेरे गए संदेश क्या कहलाते हैं? अभिलेख। अब इसके मुख्य प्रकार क्या क्या होते हैं? किसी स्तंभ पे कोई संदेश लिखा हो सकता है तो स्तंभ लेख बोलेंगे, किसी बड़ी शिला पे कोई संदेश लिखा हो सकता है उसे शिला लेख कहेंगे, किसी गुफा के अंदर हमें कुछ लिखा हुआ मिलता है तो उसे गुहा लेख बोलेंगे। तो यह अभिलेख मिलता है। अब राजस्थान में जो मुख्य अभिलेख हमें मिले हैं वो कौन कौन से, इसके बारे में देखते हैं, या इसके उदाहरण जो राजस्थान में हमें ध्यान रखने हैं। इनसे जुड़े हुए सवाल भी हमारे पूछे जाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है गौसुंडी अभिलेख। गौसुंडी अभिलेख। अब ये गौसुंडी अभिलेख जो है यह कब का है? समय इसका है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब आज से लगभग 2200 वर्ष पूर्व का। अब ये ईसा पूर्व या ईस्वी, इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा सा इसको देख लो। देखो, जो अंग्रेजों ने इतिहास बनाया है ना, इसमें क्या है कि एक ऐसा बिंदु माना है जिसके अनुसार हम सारी तिथियों की गणना करते हैं। ठीक है, एक बिंदु, एक शून्य बिंदु। भाई समय हमारा है, अब समय कहीं से शुरू होता है, यह गिनती है जो हमारी कब से शुरू होती है? 1 2 3 4, तो शून्य है। तो इतिहास में भी जैसे आज हम 2020 है, तो 2020 है कि तो 2020 कभी शून्य से शुरू हुआ होगा।
तो अंग्रेजों ने क्या किया, अपने ईसा मसीह, अपने जीसस क्राइस्ट, उनके जन्म को क्या है, आधार मान लिया, शून्य मान लिया। तो वो जो वर्ष था वो था शून्य वर्ष। तो उसके बाद का जो भी समय आएगा ये क्या कहलाएगा, ईस्वी। ये क्या कहलाएगा, ईस्वी। और इस शून्य से या ईसा के जन्म से पहले का क्या कहलाएगा, ईसा पूर्व। ठीक है, स्पष्ट है। तो जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसको शून्य वर्ष माना। तब से जो आगे आ रहा है, जो बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे, वो सब क्या कहलाएंगे, ईस्वी। अब इसमें जैसे आज है तो आज 2020 है, तो आज 2020 है तो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था 2020 वर्ष पहले हुआ था। अब यह जो घुसुंडी शिलालेख है, यह इसका समय क्या है, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व मतलब ये पहली शताब्दी होगी, ये दूसरी शताब्दी। तो इस समय के आसपास का ये है। तो इसका कुल समय जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, लगभग सा 2200 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना है, 2200 वर्ष पुराना है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका समय क्या है, घुसुंडी अभिलेख। अब ये पाया कहाँ गया, यह पाया गया अपने नगरी करके एक जगह है, स्थान क्या है, नगरी, जो चित्तौड़गढ़ से लगभग सा 7-8 किलोमीटर दूर है। चित्तौड़गढ़ शहर से 7-8 किलोमीटर दूर है, नगरी करके एक जगह थी। अब इसके अंदर मुख्य रूप से क्या बातें जो थी हमको लिखी हुई मिली, यह जो घुसुंडी अभिलेख है यह हमें बताता है कि राजस्थान में उस समय में, आज से लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के समय, भागवत धर्म या वैष्णव धर्म संप्रदाय का प्रचलन था। भागवत धर्म या वैष्णव संप्रदाय धर्म, इसका प्रचलन था। अब ये वैष्णव धर्म, इसका क्या मतलब है, देखो हिंदू धर्म के अंदर या ब्राह्मण धर्म के अंदर दो जो प्रमुख ईश्वर है, दो प्रमुख देवता है, विष्णु जी और शिव जी, इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो विष्णु जी की जो पूजा करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वैष्णव। विष्णु जी की पूजा करने वाले क्या कहलाते हैं, वैष्णव। जो विष्णु भगवान का पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें मानते हैं, उन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं। इसके बाद वो जो शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी को मानते हैं, वो कहलाते हैं शैव। वो क्या कहलाते हैं, शैव। तो अब उस समय हमारे यहाँ पे राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्रचलन था। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है घुसुंडी अभिलेख में कि उस समय एक राजा था सर्वतात, जिन्होंने क्या करवाया था, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करवाया था। तो ये ध्यान रखना है, घुसुंडी अभिलेख कहाँ स्थित है, ये नगरी चित्तौड़गढ़। समय क्या है, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। इसमें जो प्रमुख बातें हैं वो क्या है, भागवत या वैष्णव संप्रदाय के बारे में इसमें लिखा गया है कि उस समय राजस्थान में वैष्णव या भागवत संप्रदाय का प्रचलन था। और इसमें एक सर्वतात करके शासक रहे हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। अब देखो दोस्तों, एक बात हमने की थी कि जो पर्यटन हमारा है, पर्यटन, अब पर्यटन के जो सवाल है वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। अब जैसे सिंपल सा सवाल पूछ लिया कि घुसुंडी अभिलेख जो है ये कहाँ स्थित है, सीधा सिंपल सा सवाल आ गया। तो नगरी, अब नगरी जो है यह प्राचीन काल में इसको मध्यमिका भी कहते थे। क्या कहते थे इसको, मध्यमिका भी कहते थे। अब मध्यमिका का जो नाम था यह आज के समय में चित्तौड़ कहलाता है। तो यह एक ऐसा स्थल है जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, पर्यटन में हमने देखा था कि 3 चीज़ें हम पढ़ते हैं, ऐसे स्थल जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, ऐसे स्थल जो धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, या ऐसे स्थल जो प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो अब ये देखो, ये जो है घुसुंडी अभिलेख, ये कहाँ स्थित है, नगरी।
ठीक है। अब नगरी सवाल आ जाए कि नगरी की क्या विशेषता है, तो नगरी की विशेषता क्या है, गौसुंडी अभिलेख। या नगरी के अंदर हमें किस प्रकार की चीज़ों के बारे में पता चलता है, तो वो भागवत या वैष्णव संप्रदाय या फिर एक अश्वमेध यज्ञ, राजस्थान के अंदर कभी अश्वमेध यज्ञ हुआ है तो उसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, गौसुंडी अभिलेख से या नगरी जगह से। तो ये चीज़ें जो है ना, ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। हम जो पढ़ रहे हैं ना, जो हमारा इतिहास है, जो हमारा भूगोल है, जो कला और संस्कृति, ये सब चीज़ें आपस में एकदम जुड़ी हुई है। तो किसी एक चीज़ का अध्ययन करेंगे ना तो उसके तार दूसरी चीज़ों से भी जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सारी चीज़ें एक साथ चलती है, ठीक है। अभी हमने अध्ययन इतिहास का किया, लेकिन इसमें पर्यटन भी आ गया, ऐतिहासिक स्थल है तो इतिहास में आ गया, ठीक है। जैसे मैंने पहले बोला था कि हम ऐसी जो चीज़ें होगी उनको साथ लेके ही चलेंगे ताकि आपकी सारी चीज़ें एकदम अच्छे से तैयार होती रहे। तो इसमें अब ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा एक जो अभिलेख आता है, दूसरा महत्वपूर्ण अभिलेख आता है, वो आता है अपना बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख। अब बिजोलिया जो है यह क्या है, एक स्थान है। यह बिजोलिया आज के समय में एक तहसील भी है। जो स्थान कहाँ पर है इसका, बिजोलिया, जो भीलवाड़ा में स्थित है, भीलवाड़ा की एक तहसील। अब ये भी ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण शहर है। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा बिजोलिया किसान आंदोलन। भारत, राजस्थान ही नहीं, भारत का एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन। क्यों? क्योंकि ये पहला ऐसा आंदोलन था भारत में जो पूरा व्यवस्थित रूप से चलाया गया था, जिसमें किसानों ने अपनी समस्याओं को शासकों के सामने, सामंतों के सामने रखा। किसानों की सबसे बड़ी समस्या हमारे राजस्थान में रही है कि उनसे जो कर वसूले जाते थे वो बहुत ज़्यादा संख्या में थे और बहुत अधिक मात्रा में थे, या दर जो होती थी कर की वो बहुत ज़्यादा अधिक होती थी। जो लगान उनसे लिया जाता था वो बहुत अधिक संख्याओं में लिए जाते थे और बहुत अधिक दर पर लिए जाते थे। तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या थी, या कह सकते हैं लाग बाग जो किसानों से लिया जाता था, उसके खिलाफ किसानों ने अपनी आवाज़ उठाई थी बिजोलिया किसान आंदोलन में। अब बिजोलिया किसान आंदोलन की सब खास बात है कि ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था, जो 1897 में शुरू होता है और 1941 तक चला, लगभग 44 वर्ष। अब इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे विजय सिंह पथिक। जब हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे। तो ये भी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। मतलब मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि मैं ये बताऊं कि ये पर्यटन के हिसाब से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ऐतिहासिक रूप से एक प्रमुख स्थल। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें चौहानों का वर्णन है, मुख्य रूप से कहाँ के, एक तो शाकंभरी के और अजमेर के चौहान। अजमेर वंश ने अपनी स्थापना की थी शाकंभरी में। शाकंभरी आज क्या कहलाता है, सांभर। सांभर झील के आसपास का जो क्षेत्र था यह शाकंभरी कहलाता था प्राचीन काल में। अब वहाँ पे एक व्यक्ति हुए थे वासुदेव चाहमल, जिन्होंने चौहान वंश की नींव रखी थी शाकंभरी में। तो जो बिजोलिया अभिलेख है हमें यह चौहानों की उत्पत्ति, चौहानों के वंश की, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इन सब के बारे में यह हमें जानकारी देता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह चौहानों को क्या कहता है, वत्स गोत्रीय, या कह सकते हैं ब्राह्मण वंश से हैं। चौहान जो है वो किस वंश से आए हैं, ब्राह्मण वंश से। ब्राह्मण वंश से। अब इसमें तीसरी एक महत्वपूर्ण बात जो लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है कि जो प्राचीन काल में शहर रहे हैं, जो प्राचीन काल में जो क्षेत्र थे उनके क्या क्या नाम थे।
उनका भी इसमें उल्लेख किया गया है। प्राचीन समय में स्थानों के नाम। अब जैसे आज जो जालोर कहलाता है, उस समय प्राचीन काल में मतलब 5वीं 6वीं शताब्दी में जाबालीपुर कहलाता था। आज जो सांभर कहलाता है, उस समय क्या कहलाता? शाकंभरी कहलाता था। आज जो भीनमाल है, उस समय क्या कहलाता था? श्रीमाल। आज जो नागदा है, जो उदयपुर में स्थित है, जो मेवाड़ राजवंश की पहली राजधानी थी नागदा, वो नागहृद कहलाता था। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं, यह किस में लिखी हुई है? बिजोलिया अभिलेख में। तो बिजोलिया अभिलेख स्थित कहाँ पर है? बिजोलिया भीलवाड़ा में। इसमें क्या मुख्य बातें हैं? चौहानों के इतिहास का वर्णन है। चौहान कहाँ के? शाकंभरी और अजमेर के। अब सवाल ये आ सकता है कि बिजोलिया अभिलेख में किन चौहानों का वर्णन है? तो ये ध्यान रखना है, शाकंभरी और अजमेर। चौहान जो है वो बहुत स्थानों पे गए हैं, नाडोल भी गए हैं, जालोर भी गए हैं, बहुत और अलग अलग स्थानों पे गए हैं। तो उनका वर्णन हम चौहान वंश को जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन यहाँ जो है शाकंभरी और अजमेर, केवल 2 स्थानों के चौहानों का वर्णन है। इसके बाद चौहान को क्या बोला गया है? वत्स गोत्रीय या ब्राह्मण वंश से बताया गया। इसके बाद कुछ प्राचीन समय में स्थानों के जो नाम हैं वो क्या क्या हैं, उनके बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें जो समय है, इसमें जो समय आता है, ये किस समय का है? 12वीं शताब्दी का। 1170 ईस्वी क्या है इसकी तारीख, या 12वीं शताब्दी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कुल मिला के अपना होता है दूसरा अभिलेख, बिजोलिया। पहला हमने घुसंडी पढ़ा था, दूसरा हो गया बिजोलिया। इसके बाद तीसरा आता है कुंभलगढ़ अभिलेख। कुंभलगढ़ अभिलेख जो कुंभलगढ़ किले के पास स्थित है, कुंभलगढ़ अभिलेख। अब इसका स्थान क्या है? कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किला कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले में। ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? महाराणा कुंभा के द्वारा। अगर नाम भी देखें तो इससे स्पष्ट होता है कि कुंभलगढ़। अब कुंभा के द्वारा जो स्थान इस्तेमाल, जो जहाँ रहते थे वो कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो इसी किले में हुआ था। मारवाड़ और मेवाड़ की जो सीमा मानी जाती है वो किसको मानी जाती है? इसी कुंभलगढ़ किले को। और यह ऐसा किला है जिसकी जो प्राचीर है, ये जो इसकी दीवार है वो इतनी चौड़ी है कि उस पर एक साथ 4-4 घोड़े दौड़ाए जा सकते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले कुंभलगढ़ किला देखने का तो देखना, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर जगहों पर, बहुत ऊंची पहाड़ी पे बनाया हुआ। ये जिस पहाड़ी पे स्थित है उस पहाड़ी का भी अध्ययन हम भूगोल में करेंगे। तो अब आते हैं अपने कुंभलगढ़ अभिलेख। ये कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ राजसमंद में। अब इसकी भाषा कौन सी है? मतलब इस पर जो लेख लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो भी अभिलेख है वो मुख्यतः 2 भाषा में ही है, एक संस्कृत में है, दूसरा राजस्थानी में। तो प्राचीन समय में जो भाषा इस्तेमाल होती थी वो संस्कृत भाषा जो थी वो धीरे धीरे बिगड़ी और धीरे धीरे वो राजस्थानी में बदली। तो हमको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर जो भी अभिलेख मिलेंगे वो संस्कृत या अपने राजस्थानी भाषा में ही मिलेंगे। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है कि इसमें जो बातें लिखी गई है, इसमें मेवाड़ की वंशावली के बारे में लिखा गया कि मेवाड़ के राजवंश की उत्पत्ति कब हुई थी, मेवाड़ के कौन कौन से प्रमुख शासक थे, तो उनके बारे में, उनसे जुड़ी हुई तिथियां लिखी हुई है, उनसे जुड़े हुए बातें लिखी। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि हमीर करके एक शासक थे जिन्हें विषम घाटी पंचानन करके उपाधि दी गई। ऐसा व्यक्ति जो विपरीत परिस्थितियों में ऐसा व्यक्ति जो विपरीत परिस्थितियों में एकदम सुदृढ़, एकदम मजबूत रहता है या विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है, वो क्या है? विषम घाटी पंचानन। अब जो हमीर थे यह रणथंबोर किले के रक्षक थे, या ठीक है,
अब इसके बाद अपना आता है कि महाराणा कुंभा के बारे में सबसे अधिक जानकारी जो हमें मिलती है वो कुंभलगढ़ अभिलेख से ही मिलती है। महाराणा कुंभा ने किन किन पर विजय प्राप्त की थी, कब उन्होंने गुजरात पे विजय प्राप्त की थी, कब मालवा पे विजय प्राप्त की थी, उनके द्वारा जो उपाधियां ग्रहण की गई थी वो है, उनके प्रमुख कार्य हैं वो है। तो इन सब बातों का उल्लेख जो है वो कहाँ है? कुंभलगढ़ अभिलेख में। कुंभलगढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ राज संबंध में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। अब यह आता का, इसमें क्या प्रमुख बातें लिखी है? मेवाड़ की वंशावली। हमीर जो है विषम घाटी पंचानन, हमीर को क्या उपाधि दी गई है इसमें? विषम घाटी पंचानन। और महाराणा कुंभा के बारे में भी। अब इसमें एक बात और लिखी है, जो बप्पा थे, बप्पा को ब्राह्मण वंश का बताया गया है। बप्पा को ब्राह्मण वंश का बताया गया। ये बात ध्यान रखनी है कि गुहिलों को या फिर मेवाड़ राजवंश को ब्राह्मण वंश से बताया गया है। तो किस अभिलेख में ये लिखा गया है? तो कुंभलगढ़ अभिलेख में, ब्राह्मण वंश से, ब्राह्मण वंश से। अब दोस्तों इसके बाद अपना आता है चौथा अभिलेख, राज प्रशस्ति। अब जैसा कि प्रशस्ति क्या, प्रशस्ति भी एक प्रकार का अभिलेख ही होता है, लेकिन किसी विशेष शासक के बारे में, उनके उपलब्धियों के बारे में इसमें वर्णन होगा, तो वो क्या कहलाएगा? अपना प्रशस्ति। अब ये प्रशस्ति जो था ना, इसमें क्या है, ये स्थान कहाँ पर है इसका? ये कहाँ पर स्थित है? ये राज संबंध झील के पाल पर स्थित है। राजसमंद झील, राजसमंद झील कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले में। अब राजसमंद झील की पाल नौ चौकी की पाल कहलाती है। वहां पर 25 काली शिलाओं पर यह अभिलेख लिखा हुआ है, राज प्रशस्ति। अब सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है कि राजस्थान या भारत, राजस्थान का ही नहीं भारत का सबसे बड़ा प्रशस्ति जो है वो कौन सा है? राज प्रशस्ति। ये बात ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण है। 25 काली शिलाओं पर राजस्थान का सबसे बड़ा प्रशस्ति। कौन सा है? राज प्रशस्ति। अब ये किस शासक के द्वारा निर्माण करवाया गया था? इसका निर्माता कौन है? महाराणा राज सिंह। अब याद रखने में आसानी हो जाएगी, नाम क्या है? राज प्रशस्ति। कहाँ स्थित है? राजसमंद झील, या कह सकते हैं कि ये जो राजसमंद जिला है, जिनका नाम ही किस पर पड़ा है? राज सिंह पे ही। ठीक है, तो ये तीनों चीजें याद रखने में बड़ी आसानी से रहेगी। अब इसमें लिखा क्या गया है कि गुहिल राजवंश के 7 से 7वीं शताब्दी के शासकों का उल्लेख है। गुहिल राजवंश की 7 से 7वीं शताब्दी के शासकों का उसमें वंशावली, उनके बारे में लिखा गया है, उनकी उपलब्धियां इसमें लिखी गई है। तो चौथा अपना कौन सा है? राज प्रशस्ति। ये स्थित कहाँ पर स्थित है? ये राजसमंद झील के किनारे में। अब इसमें क्या है कि 25 काली शिलाओं पर राजस्थान का सबसे बड़ा प्रशस्ति है ये। राजस्थान के, भारत का भी सबसे बड़ा प्रशस्ति है ये। निर्माता कौन है इसके? महाराणा राज सिंह। और मेवाड़ राजवंश की 7 से 7वीं शताब्दी तक के सभी शासकों की वंशावली, सभी शासकों के उपलब्धियों का इसमें वर्णन है। अब इसका जो लेखक है वो कौन है, ये ध्यान रखना है। रणछोड़ भट्ट। कौन है इसका लेखक? रणछोड़ भट्ट। ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद जो अगला घटियाला अभिलेख, घटियाला अभिलेख, इसका स्थान कहां पर है? स्थान है इसका घटियाला
जो जोधपुर के पास एक जगह है। समय क्या है, यह 9वीं शताब्दी का है, 861 ईस्वी। अब इसका जो निर्माता था, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था, वो थे कुक्कक प्रतिहार। कुक्कक प्रतिहार, प्रतिहारों की जो राजधानी थी जो मंडोर थे। मंडोर आज कहाँ स्थित है, जोधपुर में। तो इन्होंने घटियाला के अंदर एक अभिलेख बनवाया था जिसका नाम क्या था, घटियाला अभिलेख। इसके अंदर जो बातें लिखी है वो मग ब्राह्मणों का अध्ययन है, मग ब्राह्मणों का वर्णन है। किनके बारे में बात लिखी है, मग ब्राह्मणों का वर्णन, और साथ ही साथ वर्ण व्यवस्था के बारे में भी इसमें लिखा गया है, वर्ण व्यवस्था। अब दोस्तों वर्ण व्यवस्था क्या होती है, देखो जो प्राचीन काल में जो हमारा इतिहास, प्राचीन काल में जो भारत का समाज था, यह मुख्यतः 4 वर्णों में विभाजित किया जाता था। ठीक है, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, तीसरा वैश्य वर्ण, चौथा शूद्र वर्ण। अब ये समाज को क्या है कि एक आइडियल वे के अंदर चलाने का एक साधन था। अब इसमें होता क्या था, वो व्यक्ति जो सबसे बुद्धिमान है, जिसकी बुद्धि सबसे तेज काम करती है, जो सबसे अच्छे से पढ़ाई कर सकता है और लोगों को पढ़ा सकता है, अध्ययन का कार्य सबसे बेहतर तरीके से कर सकता है, वो किस में आता था, ब्राह्मण वर्ण में। इसके बाद ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर से सुदृढ़ है, जो रक्षा का कार्य कर सकता है या सेना के रूप में दूसरों की रक्षा कर सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों को किसमें रखा जाता था, क्षत्रिय में, क्षत्रिय। इसके बाद वैश्य वर्ण ऐसा वर्ण होता था जिसमें कोई व्यक्ति जो व्यापार में बहुत कुशल है, जिसको देन लेन की समझ अच्छी है, या जो खेती के कार्य और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उनका वर्ण होता था वैश्य। अब इनके बाद चौथा वर्ण आता था वो व्यक्ति जो बुद्धिमान ज़्यादा नहीं है, जो शरीर से अच्छे नहीं है और जो व्यापार नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को जो रखा जाता था वो शूद्र वर्ण में रखा जाता था। अब यह जो वर्ण व्यवस्था थी, इसका आधार था व्यक्ति की क्षमताएं, व्यक्ति के अंदर क्या क्या शक्तियां या क्या क्या उसके अंदर क्षमताएं स्थित है, तो उनके आधार पर पूरे समाज का विभाजन किया जाता था। अब इसमें जो था, इसमें बदलाव आया। प्राचीन काल में यह एक आइडियल व्यवस्था थी, ये आदर्श व्यवस्था थी जो समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसमें क्या हुआ कि कुछ कुरीतियां आई जिससे ये व्यवस्था जो थी जाति व्यवस्था में बदल गई। जो आज जो जाति व्यवस्था हम देखते हैं उसका आधार क्या आता है, यही वर्ण व्यवस्था। तो दोस्तों घटियाला अभिलेख जो है वो स्पष्ट है कहाँ स्थित है, घटियाला जोधपुर में 861 ईस्वी में बनाया गया था। निर्माता कौन है, कुक्कक प्रतिहार। मग ब्राह्मणों का वर्णन है इसमें, और वर्ण व्यवस्था के बारे में भी इसमें लिखा गया। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण अभिलेख आता है बणेश्वर अभिलेख। यह जो स्थित है, यह डूंगरपुर में स्थित है। बेणेश्वर अभिलेख। अब बेणेश्वर जो है यह एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे क्या है, आदिवासियों का कुंभ लगता है। यह एक त्रिवेणी संगम भी है, त्रिवेणी संगम भी है, जहाँ पर सोम, जाखम और माही, यह तीनों नदियाँ आपस में मिलती है। इन तीनों नदियों का संगम स्थल है। तो यह एक धार्मिक स्थल भी है जहाँ पर हर वर्ष आदिवासियों का कुंभ लगता है। मुख्य रूप से भील जनजाति का कुंभ लगता है यहाँ पर हर वर्ष माघ पूर्णिमा पर, माघ पूर्णिमा पर।
अब यहाँ पर जो है, अब जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि जो हमारा पर्यटन है, जो पर्यटन स्थल है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये धार्मिक स्थल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक मेला लगता है, आदिवासियों का कुंभ, जो हर वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन लगता है, जहाँ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों के भील आते हैं और यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। अब यहाँ एक अभिलेख मिला है, बेणेश्वर में एक अभिलेख मिला है, जो राजस्थान का एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो हस्ताक्षर वाला है। कौन सा है? हस्ताक्षर वाला अभिलेख। कहाँ पर स्थित है? बेणेश्वर में। अब ये स्थित कहाँ पर है? ये स्थान है इसका बेणेश्वर, डूंगरपुर जिले में स्थित है। तो दोस्तों, जो प्रमुख अभिलेख थे ये पूरे खत्म होते हैं अभी। इसमें सबसे पहले हमने देखा था घोसंडी अभिलेख, फिर आपने देखा था बिजोलिया अभिलेख, फिर अपन ने देखा था ये कुंभलगढ़ अभिलेख, फिर अपन ने देखा था राज प्रशस्ति, फिर अपन ने देखा था घटियाला अभिलेख, अब देखा बणेश्वर अभिलेख। अब इसके बाद अपने जो दूसरा भाग आता है, अपन ने देखा था पुरातात्विक स्रोत में पहला अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? ऐसे लेख जो पत्थर या किसी धातु की समतल सतह पर लिखे गए हो। इसके बाद दूसरा क्या आता है अपना? ताम्रपत्र। अब क्या है अपना? ताम्रपत्र। ताम्रपत्र क्या होती है? कॉपर प्लेट्स। अब यह मुख्य रूप से क्या होती है? यदि भूमि के जो अनुदान होते थे उनका वर्णन किन में होता था? ताम्रपत्रों में। जो राजा किसी को भूमि दान में देता था उसके बारे में जो उल्लेख होता था वो किस में होता था? ताम्रपत्र में। ताम्रपत्र क्या होते थे? कोई राजा जो अपनी भूमि किसी अधिकारी को या किसी सामंत को या किसी ब्राह्मण को दान में देता था तो उसके बारे में जो उल्लेख होता था वो किस पर होता था? ताम्रपत्र में। अब यह जो होता था यह इतिहास की जानकारी हमें कैसे देता था? अब इतिहास की जानकारी में इसमें हमें क्या होता था कि एक तो भूमि को दान करने वाला कौन है, भूमि को पाने वाला कौन है, और किस कारण भूमि दी जा रही है। ठीक है, इसके बाद में इसमें और जानकारी ये होगी कि भूमि की गणना करने के प्रणाली क्या है, भूमि को नापा किस में जाता है, कैसे नापा जाता है, इस प्रकार की बातें भी इसमें लिखी होती थी। और इसमें कई बार क्या है, फसलों का विवरण भी होता था। जैसे यह भूमि दी गई है तो इसमें कौन कौन सी प्रमुख फसलें हो रही है। तो यह जो ताम्रपत्र है यह मुख्य रूप से हमें एक बात बताते हैं कि राजा जो भूमि देता था वो ताम्रपत्रों के माध्यम से देता था। अब जो भूमि में अधिकारी है और अधिकारी जो कर वसूलते हैं उन बातों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती थी? ताम्रपत्रों से। अब कर, अब जैसे कोई भूमि है तो भूमि पर कर कितना लिया जा रहा है तो उससे हमें क्या पता चलेगा? पूरी कर व्यवस्था के बारे में। अब वो कर जो ले रहा है वो कौन ले रहा है, कौन से अधिकारी ले रहे हैं, तो इससे हमें क्या होगी कि शासन के अंदर किस प्रकार के अधिकारी है, कौन क्या काम करता है, तो इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद तीसरा जो इतिहास का स्रोत है पुरातात्विक स्रोतों में वो आएगा अपना मुद्रा शास्त्र या सिक्के। तीसरा क्या है? मुद्रा शास्त्र या सिक्के। अब इसको क्या बोलते हैं अपन अंग्रेजी में? न्यूमिस्मैटिक। ऐसा शास्त्र जो मुद्रा का अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। अब मुद्रा क्या होती है? जो हमारे आम भाषा में कहें, जो हमें सिक्के, जो सरकार सिक्के चलाती है वो सिक्के क्या कहलाते हैं? मुद्रा, जो देन लेन के काम आता है। तो प्राचीन काल में जो शासक होते थे यह भी अपने क्या चलाते थे? सिक्के चलाते थे। तो किस प्रकार के सिक्के हैं, कौन सी धातु के हैं, उनके ऊपर क्या अंकित है और क्या क्या अंकित है, तो ये सब जानकारी जो हमें मिलती थी वो सिक्कों से मिलती थी। अब सिक्कों के अंदर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि सिक्के जो बनाता है, जो स्थान या जो जगह, उसे अपन क्या बोलते हैं? टकसाल।
सिक्के जहाँ बनाए जाते हैं वो क्या होता है, टकसाल। अब एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि एक जगह है रेड, एक जगह है रेड जो टोंक में स्थित है। अब यह ऐसा स्थान है जहाँ पर हमें एक साथ 3075 सिक्के मिले हैं, एक साथ 3075 सिक्के मिले जो चांदी के मिले। पूरे भारत के अंदर एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ एक साथ इतने सारे सिक्के मिले हैं। कहाँ पे, रेड टोंक में एक जगह, ये पुरातात्विक स्थल है। अब यह जो सिक्के हैं इतने अधिक मात्रा में किसी जगह पे सिक्के मिले हैं, तो इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि यह जो जगह थी यहाँ पे हो ना हो व्यापार जो होता था वो बहुत अच्छा होता था। अब जब इस स्थान की खुदाई भी की गई तो यहाँ पे क्या है कि बहुत आलीशान बड़े बड़े घर हमें मिले थे, बहुमंजिला इमारतें हमें मिली थी। तो उसकी वजह से ये पता चलता है कि रेड करके जो जगह थी प्राचीन काल के अंदर ये बहुत ही समृद्ध नगर था और यहाँ पे बहुत व्यापारी रहते थे। अब इसमें एक और बात महत्वपूर्ण यह आती है कि यहाँ प्राचीन काल के अंदर इस जगह पे लोहे के उपकरण और औजार बहुत अधिक मात्रा में हमें मिले थे, लोहे के उपकरण और औजार। इसीलिए इस स्थान को राजस्थान का टाटा नगर भी कहते हैं। ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का टाटा नगर कौन सा है, तो वो क्या है, रेड टोंक में स्थित है। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि जो हमारा पर्यटन है उसके हिसाब से भी हम क्या है डिस्कस कर रहे हैं। तो सिक्के कहाँ से हमें मिले थे, रेड से। अब सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि राजस्थान का टाटा नगर कौन सा है, तो वो क्या कहलाता है, रेड। अब होता क्या था कि पहले, आज तो क्या होता है कि हमारी सरकार जो है, भारत सरकार, वो एक प्रकार के सिक्के जारी करती है जो पूरे भारत में चलते हैं। अब पहले क्या होता था, हर जगह जो राजवंश था वो अलग अलग था, तो अपने अलग अलग सिक्के जो थे वो जारी करते थे। तो कौन सा राज व्यवस्था थी, कौन सा राजवंश था, वो किस प्रकार के सिक्के जारी करता था, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण आ जाता है कि जो मेवाड़ में सिक्के मिले हैं वो किस प्रकार के मिले हैं, चित्तौड़ी या बिलाड़ी, ये सब सिक्कों के प्रकार है। मतलब वहाँ पर जो सिक्के पाए जाते थे उन्हें कौन से प्रकार का सिक्का बोला था, कि चित्तौड़ी सिक्का या बिलाड़ी सिक्का या स्वरूप शाही सिक्के। अब ज़्यादातर जो सिक्के हैं ना उसमें हम देखेंगे कि उसके बाद नाम जो आ जाता है ना वो शाही आ जाता है, या कह सकते हैं जिस शासक ने इनकी शुरुआत करवाई थी उस शासक के नाम से आ जाता था शाही। अब जोधपुर के अंदर, जोधपुर या मारवाड़ वंश में जो सिक्के चलते थे वो कौन से थे, विजय अब जोधपुर में जो सिक्के चलते थे वो किस प्रकार के सिक्के थे, विजय शाही, शाही। तीसरे जो चलते थे वो गज शाही। अब यह सिक्कों का प्रकार था जो जोधपुर के अंदर पाया जाता था। अब बीकानेर जो था, बीकानेर के अंदर गज शाही प्रकार के सिक्के चलते थे। कच्छावा राजवंश या जयपुर, यहाँ पर किस प्रकार के सिक्के चलते थे, अपने झाड़ शाही या मोहम्मद शाही सिक्के चलते थे। और अलवर में कैसे सिक्के चलते थे, अक्खे शाही या राव शाही, या अंग्रेजों के पाव आना वो चलते थे, अंग्रेजी पाव आना। तो यह मुख्य जो सिक्के चलते थे जो परीक्षा में कभी पूछ लिए जाते हैं कि विजयशाही सिक्के कहाँ चलते हैं,
तो हमें ध्यान रखना है जोधपुर। गजशाही सिक्के कहाँ चलते हैं? गजशाही सिक्के दो जगह चलते थे, जोधपुर में भी चलते थे, बीकानेर में भी। तो ऑप्शन क्या पूछा जाता है, इसके आधार पर हमें निर्णय करना है। अगर ऑप्शन में जोधपुर दे रखा है तो जोधपुर हो जाएगा, अगर ऑप्शन में बीकानेर दे रखा है तो बीकानेर हो जाएगा, दोनों दे रखे तो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन क्या है उसके आधार पर चलते दोनों जगह ही थे गजशाही सिक्के। जयपुर में कौन से चलते थे? झाड़शाही, मोहम्मद शाही। अलवर में अक्केशाही, रावशाही। यह अब इसके बाद दोस्तों अपना अगला आता है साहित्य। साहित्य के अंदर जो है हमें एक बार अभी जो है केवल और केवल हमें यह ध्यान रखना है कि साहित्य किन आधार पर अध्ययन किया जाता है। तो साहित्यिक स्रोत जो है वो मुख्य रूप से काल के हिसाब से बांटे जाते हैं। दूसरा अपना क्या आता है? साहित्यिक स्रोत। साहित्य जो भी राजस्थान में लिखा गया है वो अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार का साहित्य लिखा गया है। अब इसका जो मुख्य रूप से अध्ययन है ना, हम जैसे जैसे इतिहास में आगे बढ़ेंगे तब करते हुए चलेंगे। कब किस शासक ने कौन सी पुस्तक लिखाई, किस समय कौन सा महत्वपूर्ण कवि या किस समय कौन सा महत्वपूर्ण रचयिता हुआ, तो वो सब चीज़ें जो है ना वो धीरे धीरे हम करते हुए चलेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना है कि क्या था, प्रारंभिक काल में जो 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक जो भी साहित्य लिखा गया है वो किस में आता है? अपना प्रारंभिक काल के साहित्य में। इसके बाद में पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में क्या आता है? अपना 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य जो साहित्य लिखा गया था। इसके बाद तीसरा क्या आ जाता है? उत्तर मध्यकाल। 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य जो साहित्य लिखा गया। इसके बाद 19वीं शताब्दी के बाद जो साहित्य है वो आधुनिक साहित्य, जो 19वीं सदी या मुख्य रूप से 1857 की क्रांति के बाद जो भी साहित्य लिखा गया, जो आधुनिक काल 20वीं शताब्दी में जो भी साहित्य लिखा गया वो सारा आधुनिक काल। तो साहित्यिक स्रोतों में मुख्य रूप से काल के हिसाब से अध्ययन है। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इतिहास में भी और कला संस्कृति में भी, ये सारों को क्या है अपन लेते हुए चलेंगे। यहाँ से भी ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम शुरुआत करेंगे राजस्थान के प्राचीन सभ्यताओं से। धन्यवाद।